पढ़ा बात ही बात कर। मेरे को हेलो हेलो, आवाज़ आ रही है? ठीक है। लास्ट टाइम कहाँ तक हो गया था? एक मिनट। तो लास्ट टाइम हम लोग ने इंट्रोडक्टरी पार्ट हो गया था रोटेशनल डायनेमिक का। और क्या क्या किया था? रोटेशनल डायनेमिक को समझने से पहले हम लोग डायनेमिक समझ रहे थे कि डायनेमिक का मतलब एग्जैक्टली होता क्या है, राइट? और मैकेनिक क्या होता है? स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट। उसके बाद मैकेनिक में दो पार्ट देखे हम लोग ने, एक स्टैटिक्स था और एक काइनेटिक। स्टैटिक्स का मतलब स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। हेलो, वालेकुम सलाम। आवाज़ आ रही है ना? हाँ। और स्क्रीन दिख रहा है ना सभी को? सभी को दिख रहा है, ठीक। तो यहाँ पर स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट एट रेस्ट के बारे में पढ़ते हैं, काइनेटिक में स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट इन मोशन के बारे में पढ़ते हैं। फिर काइनेटिक को फर्दर डिवाइड किया था काइनेमेटिक और डायनेमिक में। ये वाला पार्ट अपने को समझना था। काइनेमेटिक में सिर्फ हम लोग मोशन की स्टडी करते हैं, डायनेमिक में हम लोग मोशन के साथ वो कौन सी फोर्स है जिसकी वजह से वो मोशन हो रहा है उसकी भी स्टडी करते हैं। ठीक है, नीचे ये क्वेश्चन दी हुई है। यहाँ पर हम लोग डायनेमिक को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स से पता करते हैं। उसके बाद हम लोग ने देखा था कि इस चैप्टर के अंदर हम रोटेशन डायनेमिक में दो पार्ट पढ़ने वाले चैप्टर के अंदर, एक सर्कुलर मोशन के बारे में पढ़ेंगे और एक रोटेशनल मोशन के बारे में। फिर उसके बाद मैंने तीन टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन भी बताया था। उससे पहले मैंने ये बताया था कि जो मोशन होता है ना, सर्कुलर मोशन, वो एक्सेलरेटेड मोशन होता है ना? उसके बाद हम लोग कहाँ पे आ गए? यहाँ काइनेमेटिक ऑफ सर्कुलर मोशन और काइनेमेटिक ऑफ लीनियर मोशन का कंपैरिजन किए थे, जिसमें हम लोग ने डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूले का कंपैरिजन करके सर्कुलर मोशन का फॉर्मूला बनाया था, लीनियर वेलोसिटी लीनियर एक्सेलरेशन की मदद से। उसी तरह से जो न्यूटन की काइनेमेटिक इक्वेशन थी ना, उसको भी हम लोग ने कन्वर्ट किया ये सर्कुलर मोशन के बेस पर। फिर उसके बाद डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी भी देखा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट कैसे घूमता है तो उस वक्त उसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या रहेगी। एंटी क्लॉकवाइज कोई चीज़ घूमेगी, ऑब्जेक्ट घूमेगा, तो उसका जो एंगुलर वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। और अगर क्लॉकवाइज घूमेगा तो डाउनवर्ड। इसको किसने बताया था? राइट हैंड थंब रूल ने एक्सप्लेन किया था इसके बारे में। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा था कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब क्या है, वो देखा था फिर, है ना? कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है, कि if an object performs circular motion with constant speed then it is called uniform circular motion। तो हर एक डायरेक्शन में जो स्पीड है ऑब्जेक्ट की वो 10 मीटर पर सेकेंड ही है। तो मतलब हर एक डायरेक्शन में उसकी स्पीड कैसी है? कांस्टेंट है। तो किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड हर एक डायरेक्शन में कांस्टेंट है तो उसको क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। पर इसकी वेलोसिटी सेम नहीं है, क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी जो क्या बताती है, तो क्या बोलते हैं इसको? मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों प्रेजेंट होता है वेलोसिटी में। और यहाँ पर जो है वो सिर्फ हम लोग को जो स्पीड है वो कॉमन है, मैग्नीट्यूड कॉमन है, पर डायरेक्शन चेंज हो रहा है, पहले ईस्ट नॉर्थ, है ना? तो अगर वेलोसिटी चेंज होगी तो एक्सेलरेशन हैपन होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला यही है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। बोलते हैं यहाँ पे होने वाला जो एक्सेलरेशन है वो रेडियल एक्सेलरेशन, क्योंकि वो सेंटर टूवर्ड होता है। तो सेंटर के टूवर्ड जो सेंटर के करीब जो एक्सेलरेशन हैपन हो रहा है, जो बदलाव सेंटर की वजह से आ रहा है, बरोबर, उसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलते हैं। फिर हम लोग ने ये इक्वेशन भी देखे थे, ए आर इजिकल टू ओमेगा स्क्वायर आर। ये रेडियल एक्सेलरेशन की इक्वेशन है, बरोबर।
ये किस तरह से आती है उसका सॉल्यूशन भी देखा था हम लोगों ने कि हम लोग इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, और इस इक्वेशन का वेरिएशन भी है हमारे पास। जैसे ए आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, वो कैसे निकाला था, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा की मदद से मैंने निकाला था। तो ये तो स्केलर फॉर्म है। वेक्टर फॉर्म में हम लोग को कुछ इस तरह से लिखते हैं, ए आर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। माइनस ये बता रहा है कि रेडियल एक्सेलरेशन सेंटर टुवर्ड होता है, पर जो पोजीशन वेक्टर होता है ना वो सेंटर के अवे होता है। ठीक है, इसी वजह से नेगेटिव साइन आता है क्योंकि दोनों अपोजिट होते हैं। उसके बाद वी इक्वल टू आर ओमेगा कैसा है उसको भी मैंने सॉल्व करके तुमको बताया, एक स्केलर फॉर्म में और नीचे वाला भाग वेक्टर फॉर्म में। काफी इजी था सॉल्व करना। ठीक है, यहाँ पर हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लिए थे और वेलोसिटी का फॉर्मूला पुट किया डी एस अपॉन डी टी। अब हमारे पास एस का वैल्यू था आर टीटा, उसको मैंने पुट कर दिया। डी टीटा अपॉन डी टी एक्चुअली एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला है, तो बन गया वी इक्वल टू आर ओमेगा। उसके बाद मैंने क्या किया, इसको स्मॉलेस्ट वैल्यू लिया डेल्टा एस इक्वल टू आर डेल्टा टीटा, और उसको डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय लिमिट डेल्टा टी इंटू जीरो डेल्टा टी किया। तो सभी के नीचे मैंने डेल्टा टी लगा दिया, मल्टीप्लाई में एक ही में आएगा, और सभी को मल्टीप्लाई बाय लिमिट कर दिया। तो मुझे क्या मिलेगा, डी एस अपॉन डी टी इक्वल टू डी टीटा अपॉन डी टी इंटू आर। डी एस आप बोलते हैं कि लिमिट को डेरिवेटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं जब इस फॉर्म में दिया होता है। तो डी एस अपॉन डी टी क्या था, डिस्टेंस वेलोसिटी, डी टीटा अपॉन डी टी क्या था, ओमेगा, और आर एज इट इज। फिर उसके बाद हम लोग ने तीन टाइप के एक्सेलरेशन देखे थे, जिसमें से मैंने बोला था कि जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है ना, जिसको हम लोग रेडियल एक्सेलरेशन भी बोलते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ही होता है। बाकी एक दो तीन, टोटल तीन टाइप के एक्सेलरेशन है, वो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में भी होता है। पर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सिर्फ एक ही टाइप का एक्सेलरेशन होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और रेडियल एक्सेलरेशन। क्लियर। उसके बाद मैंने एक्सप्लेनेशन, ये वाला भाग तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है, जब तक वेलोसिटी सीधी रहती है उस वक्त तक जो स्पीड या उस वक्त उसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी क्या रहता है, सीधा। उसके बाद मैंने इसको और डिटेल में एक्सप्लेन किया था कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कब तक हैपन होगा, जब तक वेलोसिटी बदलते रहेगी। कैसा बदलना, मतलब कि मान लो एक फैन की मैंने एग्जांपल दिया था, फैन को जैसे ऑन करते थे उसकी स्पीड डायरेक्ट नहीं बढ़ती है, पहले 10 मीटर पर सेकेंड, उसके बाद 20 मीटर पर सेकेंड, फिर 30, मतलब स्पीड कंटिन्यू चेंज हो रही है। जब तक ये स्पीड चेंज हो रही है जब तक क्या हैपन होगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। कि अगर स्पीड कांस्टेंट हो गई तो क्या हो जाएगा, वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्लियर। इसमें अगर फैन ऑफ करते हैं तो क्या हो जाएगा, स्पीड घटना शुरू हो जाएगी। पर स्पीड देखो कहीं पर भी सेम नहीं है, इसी वजह से उसको क्या बोलते हैं, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल की पूरी सेम टू सेम कॉपी एंगुलर एक्सेलरेशन था, सिर्फ सिंबल का फर्क है, बाकी दोनों की डेफिनेशन सेम। उसके बाद हम, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया ना, जब तक कोई ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बदलती रहेगी तभी हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ये कैलकुलेशन सिर्फ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए होगा। अगर इसका मैं डेली लाइफ एग्जांपल दो तो मान लो ये जो मेले में तुमने देखा जो झूला झुलाते रहते हैं हाथों से, बच्चे बैठे रहते हैं, उसमें जो झूला होता है वो कांस्टेंट स्पीड में नहीं चलता है, उसकी स्पीड बदलती रहती है। तो हम लोग बोल सकते हैं वहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल, उसके हाथों से टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कंटिन्यू हैपन होता रहता है। ठीक है, और जो मशीन से चलने वाले झूले हैं वो सब क्या रहते हैं, वो सब एग्जाम्पल है रेडियल एक्सेलरेशन के, कि उसमें एक यूनिफॉर्म स्पीड रहती है ना। एक पहले स्पीड बढ़ती है, शुरुआत में नॉन यूनिफॉर्म रहती है, फिर बाद में कांस्टेंट हो जाती है। तो बोल सकते हैं कि एक ही ऑब्जेक्ट में नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और यूनिफॉर्म सर्कुलर दोनों प्रॉपर्टी दिखाई देती है। अब आते हैं डायरेक्शन में, तो तुम्हारी बुक में डायरेक्शन, जैसे मान लो अगर ऑब्जेक्ट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलता है तो उसका एंगुलर वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट कैसे रहेगा, फ्रंट साइड। तो उस फ्रंट साइड को कैसे रिप्रेजेंट किया है तुम्हारी बुक में, इस सिंबल से, जैसे सर्कल बनाने का और सर्कल पे क्या बना देने का, डॉट। इसका मतलब क्या है, तुम्हारा एंगुलर वेलोसिटी और डिस्टेंस वो सब कहाँ पे, फ्रंट साइड, पेपर के बाहर निकलता है। अब पेपर के बाहर निकलेंगे तो सारी बातें परपेंडिकुलर रहेंगे, बरोबर। दूसरा क्या बोल रहा है, अगर इसकी जगह क्रॉस साइन बना दिया गया तो उसका मतलब समझ जाने का कि तुम्हारा जो अ, ये जो डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज होगा, और तुम्हारा जो एंगुलर वेलोसिटी और डायरेक्शन है वो अंदर की तरफ रहेगा। समझ में आया? तो ये मैंने कल एक्सप्लेन कर दिया था। नेक्स्ट क्या है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में डिफरेंशिएट भी हम लोग देख लेते हैं। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन सिर्फ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जिसको रेडियल एक्सेलरेशन भी बोलते हैं, वो ही सिर्फ हैपन होगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। ठीक है, जो चीज हैपन होगी उसकी वैल्यू को हम लोग जीरो के बराबर नहीं लिखेंगे,
साइंस के अंदर जीरो का मतलब होता है कोई चीज कांस्टेंट, नॉट इक्वल टू जीरो मतलब कांस्टेंट नहीं है। यदि नॉट कांस्टेंट का मतलब रेडियल एक्सेलरेशन बदल रहा है यहाँ पर, है ना। जैसे ऑब्जेक्ट मान लो सर्कुलर मोशन में ऐसा घूम रहा है, तो बार बार बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि एक लड़का धागे से पत्थर बांध के घुमा रहा है, तो एक्चुअली वो पत्थर गोल घूम ही नहीं रहा है, वो तो सेंटर का से तुम जो पकड़ के उसको जबरदस्ती गोल घुमा रहे, तो सेंटर टुवर्ड जो बदलाव कर रहा है ना उसकी वेलोसिटी में, उसको रेडियल एक्सेलरेशन बोलते हैं। ठीक है, वो हमेशा सेंटर टुवर्ड होती है, हमारे हाथों की तरफ होगी। ठीक है। दूसरा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इक्वल टू जीरो मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे हैपन होता ही नहीं है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, यहाँ पर कांस्टेंट होता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। कांस्टेंट का मतलब क्या है, ना ही शुरुआत में बदलाव होता है ना बाद में बदलाव होता है। एंगुलर एक्सेलरेशन की बात करें तो वो भी जीरो, इसका मतलब यहाँ पर एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है, यानी यहाँ पर यूनिफॉर्म यूसीएम के अंदर सिर्फ और सिर्फ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हैपन होता है। इसके एक अच्छे एग्जांपल मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन है। बोलते यूनिवर्स के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट जो मोशन कर रहे हैं ना, वो एक यूनिफॉर्म स्पीड में करते हैं, उनकी स्पीड फिक्स होती है, चेंज नहीं होती। अगर ये बात तुम लोग को समझ में आ गया है तो ये इसका बिल्कुल उलट पार्ट है। बोलते यू नॉन यूसीएम के अंदर तीनों टाइप के एक्सेलरेशन एग्जिबिट करते हैं। इसमें एग्जांपल है मोशन ऑफ द बॉडी ऑन वर्टिकल सर्कल। मोशन ऑफ द बॉडी वर्टिकल सर्कल का मतलब क्या है, इसमें एग्जांपल लेते एक बच्चे के हाथ में बाल्टी दे दो और वो बाल्टी को ऐसे घुमा रहा है, जैसे अच्छा ये क्रिकेट में देखा बॉलर किस तरह से बॉल को फेंकता है, वो वर्टिकल सर्कुलर मोशन घुमा के फेंकता है। समझ में आया? वर्टिकल मतलब ऐसा हो गया, ऐसा घुमाना, यानी बंदा ऐसे खड़ा है और वो वर्टिकली घुमा रहा है। और हॉरिजॉन्टल में प्लेट हो गई, प्लेट की एग्जांपल ले लो, खाने की प्लेट को तुम घुमा रहे हो जमीन पे रख के, तो उसको मैं हॉरिजॉन्टल बोलूंगा। वर्टिकल में अगर घर में जैसे कॉइन को हम लोग ऐसा चलाते हैं ना, कॉइन को फेंकते हैं तो ऐसा कॉइन चलता है, तो वो एक्चुअली वर्टिकल सर्कुलर मोशन होता है। समझ में आया? अब आते हैं हम लोग डायनेमिक पार्ट में। डायनेमिक एक्चुअली में दो टाइप पढ़ेंगे हम लोग, कि मैंने पहले ही बोला था डायनेमिक का मतलब क्या होता है कि मोशन की स्टडी करना और उस मोशन को करने के लिए जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल है उसकी भी स्टडी करना। राइट। तो इसमें जो दो फोर्स है जो मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है सर्कुलर मोशन के लिए, वो होती है सेंट्रीपिटल फोर्स और दूसरी होती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सबसे पहले पढ़ते हैं ये सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है। तो मैंने तो एक अच्छी एग्जांपल दी है, एक लड़का है वो अपने हाथ में धागे से धागा लिया है जिसमें पत्थर बंधा हुआ है, अब वो क्या कर रहा है, उसको घुमा रहा है ना, इसे ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन है। ठीक है। अब वो घुमाते रहेगा, जारी बात है ये जो घुमा रहा है बंदा, ये इसकी स्पीड कांस्टेंट भी हो सकती है, नहीं भी शुरुआत में तो नहीं होगी, बरोबर। ये मैंने ये भी एक्सप्लेन किया था कि जिस चीज के अंदर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा उसके ही अंदर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भी होता है। शुरुआत में तो नॉन यूनिफॉर्म होगा ना, पहले तेजी बढ़ानी पड़ेगी, उसके बाद जब तेजी बढ़ गई तो हम लोग नॉर्मल फिर स्पीड में घुमाना शुरू कर देते हैं, ज्यादा मेहनत नहीं लगती। अब यहाँ पर जो बच्चा काम कर रही है रियल फोर्स है, क्योंकि जैसे ही ये पत्थर को घुमा रहा है तो पत्थर ऐसा सीधा जाना चाहता है, ये जो वी है ना एक्चुअली ये टेंजेंशियल वेलोसिटी है, ये बता रही है कि एक्चुअली पत्थर ऐसा सीधा जा रहा है, पर जैसे ही वो सीधा जाता है वो वैसे ही सेंटर से उसके हाथ से एक फोर्स आती है जो उसको वापस से सर्कल में ले ले कर्व बनाने में मजबूर कर देती है, इस वजह से ये पत्थर सर्कुलर मोशन में घूमता रह जाता है। तो यहाँ पर जो वेलोसिटी के डायरेक्शन में जो बदलाव आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है, सेंटर की वजह से। इसलिए इस तरह की जो वेलोसिटी की चेंज को एक्सेलरेशन बोलते हैं और इस एक्सेलरेशन को रेडियल एक्सेलरेशन बोलते हैं। ठीक है। अब सेंटर टुवर्ड जो भी फोर्स लग रही है वो हाथों से लग रही है, जैसे हम लोग भी पत्थर को घुमाते हैं तो हम लोग को फील नहीं होता हमारे हाथ में यार जोर लग रहा है, तो वो जोर क्यों लग रहा है ये बता रहा है कि फोर्स सेंटर के टुवर्ड लग रही है। ऐसी फोर्स जो सेंटर टुवर्ड होती है उसको सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला है mv² अपॉन r। ये फॉर्मूला आया कैसे, तो इसके बारे में लोग आगे चल के अलग से स्टडी करेंगे। दूसरा एक और फॉर्मूला इसी से बनता है एम आर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है। ये एम आर ओमेगा स्क्वायर कैसे बना है, वी इक्वल टू आर ओमेगा की वैल्यू मैंने पुट की है यहाँ पे। ठीक है। यहाँ पर अगर ऑब्जर्व करो तो रेडियल एक्सेलरेशन और ये जो टेंजेंशियल वेलोसिटी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो मैं बोल सकता हूँ ए आर इज परपेंडिकुलर टू वी, ऑफकोर्स बोल सकता हूँ। यहाँ तक तुम लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, सेंट्रीपिटल फोर्स है, आई होप क्लियर होगा। और रहा ये फॉर्मूला तो उसको हम लोग अलग से स्टडी करने वाले हैं। दूसरा डायनेमिक में कौन सा फोर्स था जो रिस्पॉन्सिबल था, वो था सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बिल्कुल उलट होता है सेंट्रीपिटल फोर्स का। तो बोलते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स रियल फोर्स होता है। जैसे मान लो कोई ऑब्जर्वर बाहर से किसी
चीज को गोल घूमते हुए देख रहा है, जैसे जितने भी इंसेक्ट होते हैं वो गोल गोल घूमते रहते हैं, ऑसिलेट के टाइप में घूमते हैं। तो अगर मैं बाहर से किसी चीज के मोशन को दे रहा है, जैसे चील है आसमान में से गोल घूम रही है, तो मैं क्यों देख पा रहा हूँ? क्योंकि मैं बाहर से देख रहा हूँ उसको, राइट? तो यानी वो रियल है जो भी हो रहा है, मैं उस मोशन को कैलकुलेट भी कर सकता हूँ, राइट? सेंट्रीफ्यूगल अपोजिट होता है, ये नॉन रियल फोर्स होता है, जिसको स्टेडो फोर्स भी बोलते हैं, फेक भी बोलते हैं, इमेजिनरी भी बोलते हैं। ठीक है, इसको अगर बेहतर समझना है तो इसमें मैंने एक एग्जांपल दी है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब क्या होता है? फ्रॉम वेयर ऑब्जर्वर स्टडी द ऑब्जेक्ट। तो मान लो हम लोग ऐसे वर्ल्ड गए, इसमें दो टाइप होते हैं, पहले टाइप देख लेते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है। जो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है ना, उसको तुम सेंट्रीपिटल फोर्स भी बोल सकते हो, क्योंकि इसमें एक्सेलरेशन क्या होता है? कांस्टेंट होता है, और ये सारे न्यूटन के लॉ को वैलिड करता है। ये रियल फोर्स होती है। एग्जांपल लेते हैं, ऐसे में एक झूला है जिसमें ना बच्चे ऐसे कुएं के तरफ बैठ जाते हैं और वो ना घूमना शुरू हो जाता है। अब अंदर जो बच्चे बैठे उनको इतना नहीं पता चलेगा मोशन के बारे में, पर जो बाहर खड़ा है उस बंदे को समझ में आएगा कैसा मोशन हो रहा है, बरोबर? क्लॉकवाइज हो रहा है या एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है। तो यहाँ पर ये मेरा है ऑब्जर्वर। तो ऑब्जर्वर कैसे स्टडी कर रहा है ऑब्जेक्ट की? बाहर से। अब जाहिर बात है वो बाहर से एकदम करेक्ट स्टडी कर सकता है इसकी, राइट? तो इसको बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। समझ में आया? सेंट्रीपिटल फोर्स इसमें वैलिड जाएगी क्योंकि रियल फोर्स है, और रियल फोर्स कोई सेंट्रीपिटल फोर्स है, जिसका फॉर्मूला हमें पहले से ही पता है। यहाँ पे माइनस साइन क्यों आया? तो इसकी वजह है आर। आर का डायरेक्शन हमेशा कैसा होता है? सेंटर के अवे होता है, और सेंट्रीपिटल फोर्स का डायरेक्शन कैसा है? सेंटर टूवर्ड है। इसी वजह से यहाँ पर माइनस साइन आया, ये दो फोर्स अपोजिट है। अब आता है अपन नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे। यही है अपना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये जो पढ़ रहे हैं ना, यही है। नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या रहेगा? तो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर जो एक्सेलरेशन होता है वो कांस्टेंट नहीं होता। यहाँ पे कौन से एक्सेलरेशन कांस्टेंट की बात हो रही, तो वो भी समझना है। जैसे ये जो बंदा बाहर से ये जो मोशन की स्टडी कर रहा है ना, इसके लिए जरूरी है कि ये जो बंदा खड़ा है वो स्टेडी में है, मतलब ये मोशन ना करे। अगर मान लो ये बंदा भी मोशन करेगा तो वो दूसरे मोशन की स्टडी कर पाएगा क्या? ये तो वही बात हो गई, तुम एक लोकल ट्रेन में बैठे हो और दूसरी लोकल ट्रेन, दोनों एक दूसरे के अपोजिट चालू हो गई चलना, तो तुम स्टडी कर पाओगे अपोजिट लोकल की? नहीं। तुम्हें कंफ्यूजन होगा कि मेरी लोकल चल रही है या बाजू वाली ट्रेन चल रही है। कभी कभी धोखा भी हो जाता है, बरोबर? तो उसके लिए जरूरी है कि जो बंदा है उसका एक्सेलरेशन, मतलब वो मोशन नहीं करना चाहिए। एक्सेलरेशन कांस्टेंट का मतलब क्या है? चेंज इन वेलोसिटी, मतलब वो हिल नहीं रहा है, वो एकदम सीधा खड़ा हुआ और खड़े होकर सिर्फ ऑब्जर्व कर रहा है मोशन। यहाँ तक समझा सभी को? हाँ, बाकी लोगों को फुल फुल स्क्रीन दिख रहा है ना? फुल फुल कंटिन्यू करें। अब यहाँ पर सेकंड केस में नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एग्जांपल है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की। इसके अंदर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अरे ऑब्जर्वर खुद झूले के अंदर है, जो गोल घूम रहा था ना झूला, उसमें ही देखो मैंने ऑब्जर्वर को बैठा दिया। अब वो खुद अंदर है तो जाहिर बात है वो ऑब्जेक्ट हिल रहा है कंटिन्यू, और अगर ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है मतलब वो अपनी वेलोसिटी चेंज कर रहा है, तो जाहिर बात है इसका एक्सेलरेशन भी क्या, ऑब्जर्वर का भी एक्सेलरेशन जीरो नहीं है, कांस्टेंट नहीं है, वो खुद भी मोशन कर रहा है उसके अंदर। ठीक है। अब यहाँ पर जो न्यूटन के कोई भी लॉ वैलिड नहीं होंगे, क्योंकि ये मोशन को समझ ही नहीं पाएगा अंदर से, और ना ही ये कोई रियल फोर्स है। ओके, रियल क्यों नहीं है? क्योंकि कुछ समझ में नहीं आ रहा उसको अंदर से। अब उसके पास एक ही आइडिया है कि वो बाहर के एटमोस्फेयर को देखकर, बोलते हैं ना, आसमान को देख के, जमीन को देख के ऑब्जर्व कर सकता है कि ये ऑब्जेक्ट कैसे घूम रहा है, बरोबर? पर एक काम करता हूँ मैं, इस बंदे को मैं लिफ्ट में डाल देता हूँ। अगर मैं लिफ्ट में डालता हूँ तो लिफ्ट तो हर जगह से बंद रहती है। अब लिफ्ट ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है, ऑब्जर्वर को पता कैसे चलेगा? हाँ, बोलो, कोई बता सकता है? एक ट्रिक है पता करने की, इसका भी। वेरी गुड फरहान, वाह। हाँ देखो, ये फरहान ने जो वर्ड बोला ना, ये यहाँ लिखा है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स टुवर्ड द सेंटर। मतलब जब ऑब्जर्वर, जब लिफ्ट ऊपर की तरफ जाती है ना, तो हमें नीचे की तरफ फोर्स फील होता है। तो ऑब्जर्वर एक ट्रिक लगाएगा कि मान लो उसको पता करना है लिफ्ट ऊपर जा रही है, तो एकदम आसान है, जैसे ही ऊपर जाएगी ना उसको नीचे की तरफ एकदम जोरदार फोर्स पुल होगी, यानी उसके अपोजिट में। और जैसे जब लिफ्ट नीचे की तरफ जाती है तो हमें हल्का फील होता है। हल्का इसलिए फील होता है क्योंकि हमारा जो एक्सेलरेशन वो ऊपर की तरफ हो जाता है, यानी जो दो फोर्स है वो अपोजिट होगी। इससे ये पता कर लेगा कि इसको सेंट्रीफ्यूगल लग रही है कि नहीं लग रही। तो बोलते हैं जो
सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है ना, वो हमेशा उल्टा होती है। जैसे मान लो अगर ये गोल घूमता है, तो गोल घूमने में क्या होगा, ये जो बंदा है वो सेंटर से दूर जाएगा, बरोबर, सेंटर के करीब नहीं आएगा। जैसे ये सेंटर टूवर्ड होती है ना, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सेंटर अवे होती है। अब ये जोर जोर से घूमेगा ना, तो ये क्या होगा, जो बंदे हैं ना सब पीछे हो जाएंगे, सब दूर हो जाएंगे। तुमने देखा होगा टीवी में भी, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस, ऐसे बच्चे लोग गोल गोल घुमाते रहते चक्रे में, तो बंदा पूरा ऐसा उल्टा, उसकी गर्दन भी पीछे हो जाती है ना, और उसके बाद गिर जाता है। तो गिरता क्यों है? क्योंकि सेंटर के अवे एक फोर्स लगती है जिसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। और ये कब हैपन होगी, जब ऑब्जर्वर उस ऑब्जेक्ट मोशन के अंदर रहेगा। ठीक है, तो यानी हम लोग नॉट नॉन इनिशियल फ्रेम रेफरेंस के जरिए भी हम लोग किसी चीज की स्पीड को कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? अपोजिट फोर्स के जरिए। अब नेक्स्ट आते हैं एप्लीकेशन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। एप्लीकेशन, अब थोड़ा सा इसका यूजेस देखते हैं कहाँ कहाँ पे इसका यूज होता है। तो पहला यूज क्या है, व्हीकल अलोंग अ हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक। तो मान लेते हैं कि ये जो मेरा ऑब्जेक्ट है, ये एक व्हीकल है, ये गाड़ी है, ठीक है, या मान लो एक बॉक्स ही है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे को पहले ये देखना है कि इस बॉक्स पे कौन कौन सी फोर्स लग रही है। उससे भी पहले ये देखना है, मैं क्या करूँ, इस बॉक्स को ना राइट साइड के डायरेक्शन में मोशन दे रहा हूँ, फोर्स लगा के उसको राइट डायरेक्शन में लेके जा रहा हूँ। ठीक है, तो अगर ये राइट डायरेक्शन में जा रहा है तो उस पर टोटल फोर्स कौन सी लग रही है, तो बोलते हैं इस पे टोटल 3-4 फोर्स लगती है। तो पहले ये लगेगी इस पे ग्रेविटी की फोर्स। ग्रेविटी की फोर्स कितनी लगेगी, उसके वजन पे निर्भर करता है, इसलिए ग्रेविटी फोर्स को मास इंटू ग्रेविटी बोलते हैं, या वेट भी बोलते हैं। दूसरी, ग्रेविटी के बिल्कुल अपोजिट एक फोर्स लगती है, उसको बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन क्या होगी, वो बिल्कुल ग्रेविटी के अपोजिट लगती है। नॉर्मल रिएक्शन ये बताती है कि कोई ऑब्जेक्ट कितना ग्रेविटी के सीधान में, समझ में आया? ये तुमने एनिमेशन सॉफ्टवेयर में भी देखा होगा, मुंडा उल्टा सीधा होगा ना, तो ये जो नॉर्मल है ना, वो भी लेफ्ट राइट होएगी। तो ये बताती है कि कोई चीज कितनी ग्रेविटी के एकदम परपेंडिकुलर में। ठीक है, सेकंड फोर्स कौन सी है, स्टैटिक फ्रिक्शन। जाहिर बात है, तब जब तुम इसको पुश करोगे तो जाहिर बात है जमीन से इसका जुड़ाव रहेगा, एक बॉन्डिंग होगी। जैसे तुम उसको ऐसा पुश करोगे तो तुम्हें अजीब सा ऐसा फील आएगी, आवाज आएगी, बरोबर। ये आवाज क्यों आ रही है, ये आवाज इसलिए आ रही है, बता रहे कि फ्रिक्शन हो रहा है। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या करती है, अपोजिट फोर्स लगाती है, जो चाहती नहीं कि ऑब्जेक्ट राइट डायरेक्शन में जाए। तो हम लोग घर में भी कोई चीज को हिलाते रहे कैसे आवाज आ रही है ना, तो ये क्यों आ रही है, क्योंकि एक फ्रिक्शन फोर्स लगती है, दैट इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। क्लियर? दूसरी एक और फोर्स है, उसके बारे में इस केस के अंदर देखेंगे। ये वाला केस क्लियर है? एक और एग्जांपल लेते हैं। एक एग्जांपल में क्या है, गाड़ी है जो एक कर्व रोड पे चल रही है। मान लो कर्व रोड एकदम सर्कुलर मोशन या आधा सर्कुलर मोशन में। अगर कोई गाड़ी सर्कुलर मोशन में दौड़ा रहा है स्पीड में, तो उसमें टोटल कौन कौन सी फोर्स लगेगी। अब ये रोड कर्व है, तो कर्व रोड का रेडियस निकाल सकते हैं। ये जो आर है, ये पोजीशन को बता रहा है और रेडियस को भी बता रहा है सर्कल की, राइट। अगर रोड सर्कुलर मोशन में ऐसा चलेगी ना कर्व, तो जाहिर बात है उसके टायर पे फ्रिक्शन लगेगा जोरदार, क्योंकि जाहिर बात है टायर पे फ्रिक्शन इसलिए लग रहा है क्योंकि वो कर्व रोड पे तेजी से भगा रहा है। तो हो सकता है ये उल्टी भी उलट भी सकती है, या गाड़ी पलट सकती है। उसके बाद भी ये पलट क्यों नहीं रही है, क्योंकि सेंटर से भी एक फोर्स लग रहा है जो उसको इस रोड पे पकड़ के रखा है। उस फोर्स को क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं, बरोबर, जो उस गाड़ी को उस कर्व रोड पे टिका के रखा है। दूसरा, गाड़ी के टायर पे भी तो फोर्स लग रही है, वो फोर्स को फ्रिक्शन फोर्स बोलते हैं। और फ्रिक्शन फोर्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, फ्रिक्शन फोर्स को ऐसे ये म्यू सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो म्यू का मतलब क्या है, फ्रिक्शन फोर्स। तो ये जो फ्रिक्शन है ना टायर का, उसी तो उसको सेंटर में रखा है, सेंटर टूवर्ड रखा है। तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन फोर्स है वो बराबर किसके, सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर है। समझ में आया? तो तुमने ये एग्जांपल तुमने देखी होगी, जैसे कार रेस होती है ना, उसके अंदर जब कार टर्न लेती है, तो तुमने देखा वो लोग रोड पे ऐसा उठा देते हैं काफी, है ना, एक साइड से। तो ये ऐसा उठाते क्यों थे, ताकि गाड़ी जब तेजी से टर्न लेती है ना, तो वो फिसले ना या स्लिप होके उलट ना जाए। तो हम लोग के अगर रोड में ये फंक्शन नहीं है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि कितनी स्पीड में भगाने पर गाड़ी पलटेगी नहीं, बरोबर, और सेंटर से चिपकी रहेगी। इसके लिए तुम्हारी टायर की क्वालिटी पे डिपेंड करता है, बरोबर। अगर तुम्हारी गाड़ी मर्सिडीज है, टायर बहुत A1 है, तो तुम्हारी गाड़ी पलटेगी नहीं। तो नीचे भी एक एग्जाम्पल मैंने दिखाया है इसी का। तो गाड़ी का टायर है जो फ्रिक्शन फोर्स लगा रहा है, और ये जो फ्रिक्शन फोर्स है, इसी ने इसको सेंटर टूवर्ड रखा है, जो कर्व रोड पे टिका के रखा है। तो सेंटर टूवर्ड कौन सी फोर्स लगती है, सेंट्रीपिटल, जो कि किसके बराबर है, फ्रिक्शन फोर्स के। जब गाड़ी टर्न लेगी तो जाहिर बात उसका मोशन कुछ हद तक राइट की तरफ जाएगा,
है ना, अंदर जो बैठे लोग हैं पूरे राइट हो जाते हैं इस तरह से, जब टर्न लेते ना तेजी से, बड़ा सा टर्न आ गया। दूसरा, नॉर्मल रिएक्शन और एमजी एक दूसरे के हमेशा परपेंडिकुलर रहेगी, एक दूसरे के ऊपर नीचे ही रहेगी, ठीक है। एन ये बताता है कि गाड़ी अभी कैसी कंडीशन में, टेढ़ी मेढ़ी तो नहीं हो गई, क्योंकि एन में बदलाव आएगा ना तो गाड़ी पलट भी सकती है, ओके। और एम जी क्या है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स है, वेट को रिप्रेजेंट करती है। तो हमें यहाँ पे तो क्या पता चला, टोटल कितनी फोर्स लग रही है एक गाड़ी पर जब वो टर्न लेती है, 4 फोर्स लगती है। पहली है ग्रेविटी की, दूसरी है नॉर्मल रिएक्शन, तीसरी है इसके टायर से लगने वाली स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, और उसके बाद एक लास्ट है जिसको सेंटर में रखी हुआ है, सेंट्रीपिटल फोर्स। क्लियर। अब मेरे को पता है सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या है, एम वी स्क्वायर अपन आर। अब मैंने ये बोला था कि सेंट्रीपिटल फोर्स किसके बराबर है, फ्रिक्शनल फोर्स के। फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला क्या है, म्यू इंटू एन। ये याद कर लो, फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला है म्यू इंटू एन। म्यू इंटू एन क्यों है, क्योंकि एन बताता है कि गाड़ी का पोजीशन कैसा है, म्यू बताता है इस पे कितना फ्रिक्शन। अगर गाड़ी टेढ़ी मेढ़ी होगी ना, उस हिसाब से फ्रिक्शन कम ज्यादा हो सकता है, तो तुम्हारा फ्रिक्शन नॉर्मल रिएक्शन पे भी डिपेंड करता है, तो इसलिए मैंने म्यू इंटू एन लिया है। ओके, ये वाला पार्ट क्लियर है सभी को, कि किसी को डाउट आए? तो अगर यहाँ पे डाउट आए तो खत्म हो जाओगे तुम लोग, आगे का समझेगा ही। हम लोग क्या पता कर रहे हैं एक्चुअली, कि इस गाड़ी को हम लोग कितनी मैक्सिमम स्पीड दें जिस पर ये पलटे ना रोड पे एकदम चिपकी रहे, वो पता कर रहे हैं। तो मैं वी स्क्वायर की जगह मैक्स लिख दिया मैंने। अब मैं क्या करूँगा, एन का मेरे को वैल्यू पता है, एन क्या है, एम जी, तो मैंने एम जी डाल दिया। एम और एम कट गया, क्या बचा, इस वी स्क्वायर को इधर ही रहने तो आर को लेफ्ट साइड ले लो, तो ये जगह वी स्क्वायर मैक्स इज इक्वल टू म्यू आर जी। स्क्वायर को भी राइट साइड भेजो तो वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू आर जी। ये आई सेफ्टी स्पीड। मतलब अगर तुमको म्यू आर जी की वैल्यू पता चल जाए और उसको कैलकुलेट करने में मान लो तुमको वही वैल्यू मिल जाए, तो वो वैल्यू बताएगी कि तुम अपनी गाड़ी को कितनी स्पीड में चलाना है। उतनी स्पीड में चलाओगे तुम्हारी गाड़ी पलटेगी ही नहीं। समझ में आया? अगर इससे कम या ज्यादा स्पीड रही तो गाड़ी सेफ, पर इससे अगर ज्यादा हो गई बहुत तो गाड़ी पलट जाएगी कर्व रोड पे। जैसे तुमने ऑब्जर्व किया, जो बाइकर होते हैं ना, एक्सपर्ट जो एनएच से ऐसा टर्न मारते हैं, है ना, नया नगर की तरफ जाते हैं, तो लोग बहुत संभाल के टर्न मारते हैं, टर्न के टाइम स्लो कर देते गाड़ी को। तो रीजन क्या है टर्न में स्लो करने का, कि स्लिप हो सकती है बाइक या कार, कार तो नहीं होगी, बाइक हो जाती है, बरोबर। तो लोग को मतलब काफी हद तक ये नॉलेज है कि मैक्सिमम स्पीड कितनी रखनी है। अंडरस्टूड। अब नेक्स्ट आते हैं वॉल ऑफ डेथ। वॉल ऑफ डेथ क्या होता है, तो तुमने क्या ये मेला लगा था एनएच में, तो वहाँ पे मौत का कुएं में देखो ना, बाइक चलाते रहते हैं, है ना, ऐसे गोल गोल घुमाते रहते हैं, एक अच्छा सा कुएं जैसा एक उन लोग वो बनाते हैं बॉक्स, उसमें बाइक को ऐसे गोल गोल घुमाते रहने का। ठीक है। तो अब मेरे को ये क्वेश्चन आ रहा है कि इन लोगों को कितनी मिनिमम स्पीड देनी है जिसमें इनकी बाइक ऐसे गोल घूमे कि नीचे लोग गिरेंगे नहीं, वो भी तो पता होना चाहिए। तो ये तो साइंटिफिक रीजन है, उन लोग वो जजमेंट करते हैं। पर एक्चुअली अगर हम लोग को वो स्पीड पता चल जाए जिसमें वो गाड़ी कुएं में ऐसे गोल घूमते रहेगी, तो हम लोग को कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। तो यहाँ पर हम लोग वो मिनिमम स्पीड कैलकुलेट करने वाले, जिस पर ये बाइक इस कुएं में ऐसा गोल गोल घूम रही है। समझ गया है? तो उसके लिए पहले देखना पड़ेगा ये जो बंदा है उसका नॉर्मल रिएक्शन क्या है। तो नॉर्मल रिएक्शन उसके उसको बताते हैं वो कितना सीधान में, तो नॉर्मल रिएक्शन उसके सर के ऊपर होगा। दूसरा, सेंट्रीपिटल फोर्स की बात करते हैं, तो मैं इधर आ जाता हूँ, यहाँ पर मैंने इसी चीज को इस तरह से बनाया है। तो पहला चीज ये मेरा बंदा है। अब बंदा देखो, ग्रेविटी हमेशा कैसे रहती है, नीचे की तरफ बढ़ती है, और जो नॉर्मल रिएक्शन है बंदा उल्टा रहेगा, बाइक कैसे ऐसी ही है, तो उसका नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पर होगा, ग्रेविटी इधर पे। दूसरा, ऊपर कौन सी फोर्स लग रही है, तो ऊपर ये जो लगने वाली फोर्स है स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स है। वो टायर है ना, उस पर कंटिन्यू फोर्स लगती रहेगी, तो क्या चाहेगी वो नीचे गिर जाए, फिर भी वो ऊपर है, बरोबर। दूसरी एक और फोर्स लग रही है उस पर, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स कौन सी रहेगी, जो उसको गोल घुमा रही है। तो यहाँ पे गोल कैसे घूम रहा है वो तो हमेशा सेंटर टुवर्ड ही रहती है, बरोबर। तो यहाँ पर ये तीनों पार्ट क्लियर हो गए, किस तरह से ये मैंने तीनों पार्ट निकाले, नॉर्मल रिएक्शन, ग्रेविटी फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स। तो अब हम लोग देखते हैं कौन कौन सी फोर्स लग रही है। तो पहली ग्रेविटी फोर्स है जिसको मैंने वेट बोला एम जी, वो डाउनवर्ड लग रही है। सेंट्रीपिटल फोर्स, सॉरी सेंट्रीपिटल नहीं है, ये स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स है, वो कैसी लग रही है, मास और ग्रेविटी के अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, यहाँ पर हमारा जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है ना, यही अपना सेंट्रीपिटल फोर्स है। सेंट्रीपिटल फोर्स वो होती है जो उसको सर्कल में घुमा रही है, तो हमेशा सेंटर टुवर्ड ही होती है, बरोबर। तो नॉर्मल रिएक्शन का मैं सेंट्रीपिटल फोर्स बोल सकता हूँ, ऐसे लिख सकता है एन इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। ओके।
अब यहाँ पर मैंने एक वैल्यू बताना तुम लोग को भूल गया था, जो स्टैटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू होती है ना, वो 0 से लेकर म्यू एन तक की रहती है। ठीक है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू है या तो वो लेस देन या तो इक्वल टू म्यू इंटू एन रहेगी। ये जो हिस्सा है ये फॉर्मूले का हिस्सा है, एक स्टेटमेंट है, तो इसको थोड़ा सा तुमको समझ के याद करना पड़ेगा। नीचे वाला पार्ट याद करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे ये पार्ट है ना, यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन इज लेस देन इक्वल टू म्यू। एन का वैल्यू क्या है मेरे पास, एम वी स्क्वायर अपन एम, और यहाँ पर जो स्टैटिक फ्रिक्शन है ये किसके, एक मिनट, यहाँ पे जो स्टैटिक फ्रिक्शन है, ओके, ये वाला भाग तो मैंने बता नहीं भूल गया। यहाँ पे जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो मास ऑफ ग्रेविटी के बेस पे लग रही है, मतलब उसको इतना फ्रिक्शन देना पड़ेगा कि मास ऑफ ग्रेविटी के हिसाब से उसको उठा के रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर अपना स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है, एम जी है, तो यहाँ से एम और एम कट गया। तो क्या करो, v को छोड़कर सभी भाग को लेफ्ट साइड ले लो, तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर जी अपन म्यू। स्क्वायर को भी लेफ्ट साइड ले लो, तो v लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ आर जी अपन म्यू। तो v मिनिमम क्या है, इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ आर जी अपन म्यू। यानी तुम्हारी स्पीड या तो ज्यादा या बराबर किसके होनी चाहिए, आर जी अपन म्यू के बराबर होनी चाहिए। अगर इतनी तुम मिनिमम स्पीड देते हो, अगर इसको कैलकुलेट करें तो हमें कोई ना कोई वैल्यू आएगी, उस वैल्यू की स्पीड या तो ज्यादा या उसके बराबर होनी चाहिए, तब तुम्हारी जो बाइक है वो पल गिरेगी नहीं मौत के कुएं में। क्लियर है ये कॉन्सेप्ट? हेलो, ओके, ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पे पढ़ते हैं, टाइम पीरियड पे। टाइम पीरियड क्या होगा, किसी ऑब्जेक्ट को एक कंप्लीट रेवोल्यूशन करने पर जो टाइम लगता है ना, जैसे मान लो एक बाइक है जो सर्कुलर मोशन में घूम रही है, तो इसको वापस से यहाँ से शुरू की और वापस से रिटर्न बैक आने, वहीं पे आने में जो टाइम लगेगा उसको क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। जैसे टाइम ऑफ अर्थ क्या होता है, 365 डेज होता है, बरोबर, अर्थ के बीच में पूरा एक मोशन कंप्लीट करने में। नेक्स्ट क्या आता है, फ्रिक्वेंसी। फ्रिक्वेंसी क्या होता है कि किसी ऑब्जेक्ट को का रेवोल्यूशन कर रहा है, हमें ये देखना है 1 सेकंड में उसने कितना रेवोल्यूशन किया, उसको क्या बोलते हैं, फ्रिक्वेंसी, सिंबल रिप्रेजेंट बाय एन। अब हम लोग को क्या करना है, टाइम पीरियड और फ्रिक्वेंसी के रिलेशन को देखना, मतलब मुझे क्या बनाना है, एन इज इक्वल टू 1/t बनाना है। तो टाइम पीरियड क्या होता है, 1 रेवोल्यूशन, और फ्रिक्वेंसी क्या होती है, कुछ सेकंड में होने वाला वर्क। हमें क्या होता है, ये जो 2 है उसको लेफ्ट साइड ले लेते हैं, टाइम पीरियड क्या बन जाएगा, 1/2 रेवोल्यूशन। ये जो नंबर है किसको बता रहा है, टाइम पीरियड को, और 1 सेकंड किसको बताता है, फ्रिक्वेंसी को। तो बन गया ना, एन इज इक्वल टू 1/t। समझ में आया ये पार्ट? पक्का? बाकियों को कुलसुम, हेलो, फैज, कुलसुम, अरमान, सबको समझाइए? हाँ, चलो शुक्र है। ये वाला पार्ट अभी है नहीं, तो ये पार्ट मैं नहीं एक्सप्लेन करूंगा डायरेक्ट। आप ये देखो, मैंने बोला था सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इधर पे हम लोग अभी स्टॉप कर देंगे सेंट्रीपिटल पे, ये पढ़ने के बाद। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, तो देखो सेंट्रीपिटल का फुल फॉर्म क्या है, सेंटर का मतलब सेंटर, पिटल का मतलब है टूवर्ड, और फोर्स मतलब फोर्स। तो सेंटर के टूवर्ड जो फोर्स लगती है उसे क्या बोलते हैं, जो किसी ऑब्जेक्ट को सेंटर की तरफ लेके जाती है, सेंट्रीपिटल फोर्स। ये रियल फोर्स होती है। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब मैंने वो भी बताया था, इसके अंदर जो ऑब्जर्वर है उसका एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए, 0। अगर सेंट्रीपिटल फोर्स है तो ऑब्जर्वर की वो स्टेशनरी होना चाहिए, उसकी स्पीड या कांस्टेंट होनी चाहिए, और ऑब्जर्वर हिलना भी नहीं चाहिए, बरोबर। दूसरा, अब मेरे को ये फॉर्मूला बनाना है, जो फॉर्मूला मैं बोल रहा था ना ये कैसे बना, तो फॉर्मूला बताता हूँ। तो हम लोग को पहले से क्या पता है, फोर्स का फॉर्मूला क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन, राइट। हम लोग के पास एक्सेलरेशन का एक फॉर्मूला है, क्या है, वी ओमेगा। तो मैं क्या करूँ, इस ए की जगह मैंने क्या ले लिया, वी ओमेगा ले लिया, बरोबर। नेक्स्ट, मेरे पास एक और फॉर्मूला है, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है, ये हमें पता है। तो ओमेगा क्या हो जाएगा, आर को लेफ्ट साइड, ओमेगा हो जाएगा वी अपन आर। तो मैं इस ओमेगा की जगह पर ये वी अपन आर पुट कर देंगे, पुट किया, तो वी अपन आर से आर और आर कट जाएगा, क्या बचेगा, एम वी, एक मिनट, यहाँ पर एम आर ओमेगा स्क्वायर। पहले ये स्टेप तो क्लियर हो गई होगी, बरोबर, एम आर ओमेगा। तो ये एक फॉर्मूला बना। उसके बाद क्या किया है इसमें, एम वी ओमेगा है, सॉरी एम वी है, वी का फॉर्मूला क्या है अपने पास, आर ओमेगा। तो यहाँ पे आर डाल दो, आर ओमेगा।
आर ओमेगा दोगे तो एम आर ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या करो, इस ओमेगा का फॉर्मूला यूज करो, वी अपन आर, इसी से बना है। तो यहाँ पर मैं वी स्क्वायर अपन आर करूंगा तो आर आर कट जाएगा, क्या मिला, एम वी स्क्वायर अपन आर। अब समझ में आया कैसे बनाया फॉर्मूला, ये दो फॉर्मूले की मदद से बनाया। ठीक है, सेंट्रीपिटल का या सेंट्रीफ्यूगल दोनों का। तो यहाँ पे दो फॉर्मूले अपने पास, एक एम आर ओमेगा स्क्वायर भी है और दूसरा एम वी स्क्वायर अपन आर भी। इधर मैं माइनस साइन लगाऊंगा। माइनस साइन क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि जो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है इसमें जो जो फोर्स है वो सेंटर टूवर्ड होती है, और जो आर होता है वो अवे फ्रॉम द सेंटर होता है, बरोबर। दोनों अपोजिट होते हैं, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव साइन लगाते हैं। बोलते हैं कि सर्कुलर मोशन के लिए जरूरी है कि सेंट्रीपिटल फोर्स ना होना। अगर सेंट्रीपिटल फोर्स, सर्कुलर मोशन कोई ऑब्जेक्ट को करवाना है, सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं होगी तो वो ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में नहीं घूमेगा, वो सेंटर को तोड़कर सीधा चला जाएगा। ठीक है, इसमें एक अच्छी एग्जांपल, मैंने पत्थर से धागा बांध के बच्चा घुमाता है ना धागे को, तो वो कब तक धागे का पत्थर गोल घूमेगा, जब तक बच्चे ने उस रस्सी को पकड़ा हो। जैसे वो छोड़ेगा वो एकदम सीधा चला जाएगा पत्थर, बरोबर। अगर तुमको सेंट्रीपिटल समझा है तो सेंट्रीफ्यूगल बिल्कुल उलट है उसका। सेंट्रीफ्यूगल का सेंट्री मतलब सेंटर, फ्यूगल मतलब अवे। तो सेंटर के अवे जो फोर्स लगती है उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये नकली होती है, ये नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मतलब इसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होगा, इसके अंदर जो ऑब्जर्वर है वो कांस्टेंट नहीं होगा, बरोबर, स्टेशनरी नहीं होगा, स्पीड कांस्टेंट नहीं रहेगी, फॉर्मूला सेम रहेगा। सिर्फ फर्क क्या है, इधर पे माइनस साइन लगा था, यहाँ पे माइनस साइन नहीं लगेगा। क्यों, क्योंकि जो आर अवे फ्रॉम द सेंटर है, यहाँ पे फोर्स भी अवे फ्रॉम द सेंटर रहेगी। अब इसका यूज कहाँ पे करते हैं, तो तुमने सेंट्रीफ्यूगल मशीन देखी है, उसमें हम लोग क्या करते हैं, सोल्यूशन डाल देते हैं, बरोबर। प्रेसिपिटेट बनाने के लिए ये मशीन यूज करते हैं हम लोग, मैंने लैब में यूज किया था, याद है मैं जब आया था। तो इस मशीन में क्या करते हैं, ये मशीन को जब घुमाते हैं ना तो ये जो ट्यूब है वो सीधे हो जाते हैं, और ट्यूब में जो पार्टिकल्स होते हैं ना उनका तो वजन होता है, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, तो वो ना पानी के लिक्विड एकदम ट्यूब के पीछे आ जाते हैं। ठीक है, तो जैसे ही ट्यूब को रुकाते हैं ना, टेस्ट ट्यूब को जब निकालते हैं तो लिक्विड ऊपर ही रहता है, और जो उसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो पूरा नीचे आके प्रेसिपिटेट बन जाते हैं। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल में क्या होते हैं, हर चीज अवे फ्रॉम द सेंटर जाती है, बरोबर। तो इस तरह से प्रेसिपिटेट मिलता है। तो इसका इस्तेमाल एनालिटिकल और क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ और इनऑर्गेनिक कंपाउंड में करते हैं प्रेसिपिटेशन के लिए। क्लियर हुआ ये कॉन्सेप्ट, कोई डाउट आया किसी को यहाँ पे? क्लियर है ना सभी को? तो काफी इजी कॉन्सेप्ट है। इसके अंदर ये चैप्टर में से ये भाग जो मैंने पढ़ाया है अभी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में कई मरतबा ये पूछा गया है, तुम लोग अगर बुक उठाओगे ना तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बहुत बार आया है, सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल का रिलेशनशिप। तो ये स्टडी कर लेना, ठीक है, अच्छे से।